अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी कोई मुसलमान आपको सलाम करता है तो उसका जवाब देना आप पर लाज़िम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जब भी आप गरम कप चाय का पकड़ते हैं तो फौरन से हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं, या खींचते हैं तो आपको कितना टाइम दरकार होता है। या फिर मैं जब आपको बोलूँगा कि आपने हाथ खड़ा करना है तो हाथ खड़ा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मैसेज दिमाग को किसने दिया? क्या कोई वाईफाई इस्तेमाल हुई, या ब्लूटूथ, या कोई और सोर्स इस्तेमाल हुआ? आपका जवाब होगा जी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेकर जाने का काम नर्व इम्पल्स करते हैं। बेटा जी, नर्व इम्पल्स जो है बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं, ये चार्ज चेंजेस हैं। इलेक्ट्रो से मुराद कि इसके अंदर चार्जेस होते हैं, और केमिकल से मुराद इसके अंदर आयंस होते हैं। तो बेसिकली जो वेव्स हैं वो चार्जेस और केमिकल्स यानी आयन से मिलकर बनती है, और इसका काम होता है न्यूरॉन के थ्रू या न्यूरॉन के अंदर मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। जितने भी बेटा सेल होते हैं जैसा कि न्यूरॉन्स, उनके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी अंदर भी और बाहर भी। बेटा याद रखें, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होंगे। ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का सेल मेम्ब्रेन के इस डिफरेंस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की डिफरेंट कंसंट्रेशन और आयंस की जो डिफरेंट मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्रिएट होती है। मोस्ट जो सेल्स होते हैं, ज्यादातर सेल्स जो होते हैं, इनके इनवर्ड और आउटवर्ड जो मूवमेंट है आयंस की वो कांस्टेंट रहती है मेम्ब्रेन में। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो इनर साइड पे होता है और कांस्टेंट रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो मसल्स और न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं वो आयंस की मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि वाई नेगेटिव्स आर इनसाइड एंड पॉजिटिव्स आर आउटसाइड। कि जो आयंस हैं वो नेगेटिव ही जो है वो इनसाइड क्यों होते हैं और जो पॉजिटिव हैं वो आउटसाइड क्यों होते हैं। तो बेटा इसका जवाब है कि न्यूरॉन के अंदर और बाहर जो आयंस की क्वांटिटी होती है वो बराबर नहीं होती। ये आयंस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर मूव करते हैं। इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज डिफरेंस पैदा होता है जिसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस एंड ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बेटा जी इसमें हम 4 चीजों को देखेंगे: रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोपोगेशन और वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या बिफोर नर्व इम्पल्स क्या होता है। मैं आपसे दोबारा एक सवाल करूंगा कि जब आप सो जाते हैं तो क्या आपका दिल या दिमाग रुक जाता है? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा वो भी कभी डेड नहीं होते। बस जब वो रेस्ट पे होते हैं तो वो मैसेजेस को डिलीवर नहीं कर रहे होते, यानी इस स्टेट को हम रेस्ट कहते हैं। जब कोई भी चीज जो न्यूरॉन है वो मैसेज
इम्पल्स के थ्रू डिलीवर नहीं कर रहे। तो जो अरेस्टिंग न्यूरॉन इज सेड टू बी पोलराइज्ड, इसको हम पोलराइज कहते हैं। इसकी जो इनर साइड है वो नेगेटिव और आउटसाइड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पोलराइज्ड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, आरएमपी। कि जब कोई न्यूरॉन बॉडी के अंदर रेस्ट पे है तो उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इट इज अबाउट 70 मिलीवॉट्स। नेगेटिव साइंस जो होता है ये इंडिकेट्स करता है कि इनसाइड ऑफ सेल इज नेगेटिव, जबकि जो रेस्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं ये डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू जो है अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है पोलराइज। तो पोलराइज बेटा जी वही स्टेट है जहाँ पे न्यूरॉन जो है वो रेस्ट पर होते हैं। तो फिर वही सवाल के जो नेगेटिव आयंस हैं वो बॉडी के या सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर क्यों होते हैं। तो बेटा ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, इन्हें कहते हैं फिक्स्ड इन आयंस। जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, वो सेल से बाहर डिफ्यूज नहीं हो सकते, इसलिए हम इनके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है फिक्स्ड एनायंस। अब एनायंस क्या होते हैं, जिनपे कोई भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम इसकी सेकंड रीजन की बात करें तो सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप आप डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 3 आयन सोडियम के हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन पोटाशियम के जो 2 आयन्स हैं वो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं। हर साइकिल में बेटा 3 पॉजिटिव बाहर की तरफ आते हैं और 2 पॉजिटिव अंदर की तरफ आते हैं। यही वजह है कि इनसाइड जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव होंगे। और बेटा जी जो पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 30 टाइम मोर देन सोडियम जो है वो बॉडी के यानी सेल के इनसाइड मूव करती है, यानी 30 टाइम्स मोर इनसाइड मूव करेगी। और जो सोडियम है वो 10 टाइम्स मूव करेगी बैक साइड पे, यानी बाहर वाली साइड पे, आउटसाइड पे। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन में जो है कॉन्स्टेंटली यानी मुसलसल जो है वो आयंस की मूवमेंट करता है, इससे एनर्जी यूज होती है। और जो जब भी पोटाशियम के 2 आयन जो हैं वो इनवर्ट जाते हैं तो सोडियम के 3 आयन जो हैं वो बाहर वाली साइड पे आते हैं। यही वजह है कि इसके जो अंदर है वो नेगेटिव आयंस होंगे। Some potassium ions also leak out of the cell through potassium gate। कुछ जो है वो पोटाशियम गेट के जरिए भी लीकेज हो सकते हैं, यानी बाहर निकल सकते हैं। तो बेटा जी यही तीसरी वजह है कि लीकेज के थ्रू पॉजिटिव आयंस बाहर चले आते हैं और अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा बन जाती है। तो ये 3 बेसिक रीजन थी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस ही क्यों होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड कंडीशन यानी एक्शन मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो जो न्यूरॉन्स है जब वो एक्टिव होते हैं तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट रीजन ऑफ न्यूरॉन्स इज रिवर्स्ड, यानी जो सेल के अंदर है वो अब पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे देन द आउटसाइड, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी भी जो डिफरेंट रीजंस हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली है डीपोलराइजेशन। तो बेटा डीपोलराइजेशन से मुराद ये है कि इस स्टेट पे आके जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो एक्टिव हो चुकी है, यानी सोडियम गेट जब ओपन होगा तो सोडियम आयंस जो है वो रश करेंगे इनटू द सेल। तो जब ये जो सोडियम आयंस है ये
एकदम से सेल के अंदर रश करेंगे, चले जाएंगे, तो जो नेगेटिव चार्जेस है वो सेल यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो है अंदर वाली साइड पे वो रिड्यूस यानी कम हो जाएंगे। और इसकी जो चेंजेस है ये भी बेटा 70 मिलीवॉट टूवर्ड जीरो एंड देन रीच टू 50 मिलीवोल्ट्स। यानी इसका मतलब भी बेटा यही है कि ये पहले -70 पे थे, फिर ये जीरो पे आए, फिर इन्होंने पॉजिटिव साइड पे आना शुरू कर दिया और टोटल बन गए 50 मिली वोल्ट। दिस रिवर्सल पोलैरिटी क्रॉस टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आयंस की मूवमेंट जो है इसको हम डीपोलराइजेशन कह सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर सोडियम ही अंदर क्यों आया, पोटाशियम क्यों नहीं आया? तो बेटा सोडियम उस वक्त जो है जब ये मूवमेंट हो रही होती है तो सिर्फ सोडियम गेट ओपन होता है जिससे सोडियम आयंस ही सिर्फ फ्लश कर सकते हैं। अब दूसरी रीजन है रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होगा, सोडियम गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो पोटाशियम गेट है वो ओपन होगा। इससे क्या होगा, जो पोटाशियम आयंस है वो डिफ्यूज आउट यानी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इससे भी सेल के जो अंदर है वो नेगेटिव आयंस बनना ही शुरू हो जाएंगे। इसको हम रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। अब तीसरी रीजन है हाइपर पोलराइजेशन। इसमें बेटा क्या होगा कि पोटाशियम जो गेट है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा तो जो एक्स्ट्रा पोटाशियम है वो बाहर निकल गए होते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी जो पोलराइजेशन है यानी जो -70 है वो उससे भी ज्यादा है जो नीचे चली जाएगी। इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। यानी बेसिकली जो पोलराइजेशन -70 थी ऑन रेस्ट वो मजीद जो है नीचे चली जाएगी। तो ये लेट्स सपोज 80 कर लें, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। ये क्यों होगा, ये डिले होने की वजह यानी जो पोटाशियम आयन जो है वो बंद होते हुए थोड़ी सी देर लगा देंगे जिससे जो पोटाशियम आयन है वो मजीद ज्यादा बाहर निकलेंगे, जिससे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगी। ड्यूरिंग हाइपर पोलराइजेशन न्यूरॉन कैन नॉट जनरेट अनदर एक्शन। इसके दौरान जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कोई दूसरा रद्द अमल पेश नहीं कर सकते। इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। स्टेप नंबर 4 की अगर बात करें, रिटर्न टू ओरिजिनल आरएमपी यानी रेस्ट हालत में चले जाएंगे, रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के छोटे से रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद अक्सर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा काम करना शुरू कर देता है जिससे आयंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रिस्टोर होती है, दोबारा -70 पे चली जाएगी और जो न्यूरॉन्स हैं नेक्स्ट इम्पल्स के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि ये मैं चले आपसे सवालन ही पूछता हूँ कि क्या आपने कभी क्रिकेट स्टेडियम देखा हो, सब लोग एक साथ नहीं उठते, पहले एक रो फिर अगली रो फिर अगली, वेव ट्रेवल करती नजर आती है, लोग ट्रेवल नहीं करते। इस तरह एक्शन पोटेंशियल भी रिप्रोड्यूस होता रहता है। आपकी बुक पे यहाँ पे एक स्टेडियम की एग्जांपल दी थी उन्होंने आपको, ये जो कंसेप्ट है यानी एक्शन पोटेंशियल का वो भी बता दिया कि जैसे 3 से 4 जो सीढ़ियां हैं वहां पे लोग बैठे हैं तो पहली पहली रो जो है मूव करेगी। या आपकी असेंबली के मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, पहले पहली फर्स्ट रो मूव करेगी, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो एक सीक्वेंस से होता है यानी एक वेव्स के थ्रू होता है। इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, यानी वो रिप्रोड्यूस होता रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है। हकीकत में मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जो पल्स हैं वो एक्चुअली ट्रेवल नहीं करते, ठीक है, डू नॉट रियली ट्रेवल अलोंग विद द एक्सॉन्स, बल्कि ये क्या करते हैं, ये हर नेक्स्ट रीजन में अपना नया एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं। इनका काम होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में जब पैगाम भेजना तो वहां पे एक अलग से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करें या जनरेट करें।
ये क्या करते हैं, ये जो दूसरे यानी नेक्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल होगा वहां पे स्टिमुलस को यानी नेक्स्ट रीजन में स्टिमुलस को जनरेट करेंगे, पहले वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पर आ जाता है और जो डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करते हैं इस तरह ये। तो जो पहला होता है द नेक्स्ट रीजन प्रोड्यूस इट्स ओन पोटेंशियल मान वाल द प्रीवियस रीजन रीपोलराइज बैक टू द आरएमपी। तो बेसिकली बेटा जो प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है उसमें बताया गया है कि जो इम्पल्स है एक्चुअली वो ट्रेवल नहीं करती बल्कि नेक्स्ट रीजन में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करती हैं, ठीक है, स्टिमुलस बनाती हैं इन द नेक्स्ट रीजन, जिससे क्या होता है जो रीजन होता है इसका जो प्रीवियस रीजन है वो नेक्स्ट रीजन में जो है बाउंस करता है, यानी फिर पहले वाले रीजन में यानी रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो नर्व पल्स की जो वेलोसिटीज है इसके बारे में आपको बुक पे मेंशन किया गया है। अब इसको हम फर्दर देखते हैं कि जो वेलोसिटीज ऑफ नर्व पल्स होती हैं इससे मुराद ये है कि बेटा जो स्टार्ट है या एंड है वहां पे दोनों जगह पे जो इसकी जो वेलोसिटी है या स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, यानी इक्वल रहती है, स्पीड जो है वो इनकी चेंज नहीं होती, यानी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, इनकी जो स्पीड है वो फर्स्ट पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो लास्ट पे भी स्ट्रॉन्ग है, इस पे कोई डिफरेंस यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल आएगा कि जो इनकी स्पीड होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले बेटा एक्सॉन का डायमीटर एक पॉइंट, नंबर टू जो है वो माइलिनेटेड ऑक्सॉन्स है, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी अगर डायामीटर बड़ा होगा, इसी तरह जो माइलिन न्यूरॉन्स है वो फास्ट होंगे, नॉन जो माइलिनेटेड होंगे वो स्लो रहेंगे। तो जो माइलिनेटेड एग्जॉन्स होते हैं उनमें जो स्पीड होगी नर्व पल्स की वो भी ज्यादा होगी देन नॉन माइलिनेटेड। In myelinated axons, action potential are only produced at the nodes of Renner। ये जो है माइलिन axons में जो एक्शन पोटेंशियल है वो सिर्फ नोड्स ऑफ रेन्यूअल्स पर ही जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा। और इससे क्या होगा कि जो दरमियान वाले होते हैं, यानी फर्ज करें एक पोर्शन ये बना हुआ है, एक पोर्शन ये बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से जंप कर देगा नोड्स ऑफ रेन्यूअर की तरफ। इससे क्या होगा जो दरमियान वाले माइलिनेटेड होंगे, माइलिन शीथ जो होगी वो स्किप हो जाएगी, नोड से नोड ये जंप करता जाएगा। इस प्रोसेस को हम साल्टेटरी कंडक्शन का नाम देते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन, अगर आपसे कोई सवाल करेंगे साल्टेटरी कंडक्शन क्या होते हैं, तो बेटा जो इम्पल्स होते हैं वो सिर्फ नोड ऑफ रेन्यूअर पर बनते हैं और बीच के जो माइलिनेटेड होते हैं उनको ये स्किप कर देता है, इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। ये बात आपने बेटा याद रखनी है। ये जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं इससे तकरीबन 50 गुना जो है उससे ये तेज ट्रेवल करती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं इनकी स्पीड 1 to 3 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। तो बेटा जी अगर हम इस पूरे टॉपिक की क्विक रिवीजन या समराइज इसको करें तो सबसे पहले आपको पता है कि नर्व पल्स क्या है। नर्व पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं, यानी इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस और केमिकल का मतलब इनके पास आयंस होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, कंडक्ट करती हैं मैसेज टुवर्ड द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इसकी जो इनसाइड है वो बेटा नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इनको हम पोलराइज्ड भी कहते हैं। और इसकी जो इनर साइड है वो नेगेटिव और जो आउटसाइड है उस पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। मेम्ब्रेन की में ये जो डिफरेंस है, यानी मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड का डिफरेंस जो चार्जेस की वजह से आया है इसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि इसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं,
इसकी 3 वजूहात हमने डिस्कस की। फिर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व पल्स की बात की कि नंबर 1 पे आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी आरएमपी। इसकी जो रेंज या रेशियो होती है बेटा वो -70 मिली वोल्ट होती है, और ये पोलराइज्ड होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज नहीं कर सकते, इसलिए यानी प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड है वो फिक्स एनायंस होते हैं। इसमें सोडियम पोटेशियम भी जो है वो वर्कआउट करता है। उसको भी हमने देखा कि सोडियम जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स को अगर बाहर निकालता है एट अ टाइम, तो पोटेशियम 2 मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ पुश करेगा। नंबर 3 पे हमने बात की कि कुछ जो पोटेशियम आयंस हैं वो पोटेशियम गेट के थ्रू भी लीक होते रहते हैं। उसके बाद हमने बात की एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब जो मेम्ब्रेन है वो इन एक्शन होगी यानी वो एक्टिव हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव आयंस अंदर चले जाएंगे और जो नेगेटिव से ज्यादा होंगे। इसकी भी वजूहात में हमने देखा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को हमने देखा कि इसमें जो सोडियम आयंस हैं वो इनसाइड द मेम्ब्रेन वो है ट्रेवल करेंगे, यानी -70 से ये 0 से फिर 50 पॉजिटिव में चले जाएंगे। इसके बाद जो नंबर 2 पे हमने देखा कि रीपोलराइजेशन क्या होती है। रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन जो है वो अंदर जाते हैं, जबकि डीपोलराइजेशन में सोडियम आयंस अंदर जाएंगे थ्रू दी गेट। अब सवाल पैदा होता है कि यानी एक वक्त में सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस जो है एक साथ क्यों नहीं जा सकते। तो बेटा इसका जवाब आसान सा है, क्योंकि जब वो डीपोलराइजेशन होती है तो सोडियम गेट ओपन होता है, जब रीपोलराइजेशन होती है तो पोटेशियम का गेट ओपन हो जाता है। और यहाँ पे एक टर्म आपने याद रखनी है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब कोई भी नर्म पल्स नहीं होती, उससे पहले मैं आपको बता दूं हाइपरपोलराइजेशन क्या होती है। हाइपरपोलराइजेशन जब थोड़े से वक्फे के लिए पोटेशियम आयंस का जो गेट है वो क्लोज होता है, तो वो जो पोटेशियम आयंस हैं वो यानी थोड़ी देर के लिए गेट और सोडियम का गेट बंद होता है, पोटेशियम का ओपन होता है, तो पोटेशियम आयन जो है फौरन से बाहर की तरफ डिफ्यूज करेंगे, जिससे अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। और लास्ट पे हमने देखा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद जो है वो ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रिस्टोर हो जाएगी थ्रू द सोडियम पोटेशियम पंप। और नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, इसमें हमने देखा कि जो नर्व पल्स हैं वो ट्रेवल नहीं करती बल्कि नेक्स्ट रीजन के लिए तैयार करती है खुद को, यानी ये नोड ऑफ रैनवर पर बनती है। ये एक रैनवर से दूसरे रैनवर पर जंप करती हैं और दरमियान में जो माइलिन होती है उसको स्किप कर देती हैं। तो उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी वाला टॉपिक। वेलोसिटी में हमने देखा कि स्टार्टिंग पे और एंडिंग पोल पे दोनों नोड्स पे जो इसकी स्पीड है या स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है। स्पीड सेम रहने की वजह डायमीटर ऑफ एक्सॉन्स और माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं बेटा। अब जहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे वहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे वहाँ पे स्पीड कम होगी। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है साल्टेटरी कंडक्शन। तो इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो एक्शन पोटेंशियल है वो सिर्फ नोड ऑफ रैनफर पे होता है जब ये जंप करते हैं वन टू अनदर, और दरमियान में जो माइलिनेटेड जो रीजन्स होते हैं उनको स्किप करते हैं। इस प्रोसेस को हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इंसान के अंदर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो 1 से 3 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करते हैं, जबकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो 120 मीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में 120 मीटर का फासला तय कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। था थोड़ा सा लेंथी, लेकिन उम्मीद है आपको, अगर तो आपने पूरा लेक्चर तवज्जो से सुना है तो आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए ये आसान रहा होगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।